देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन होता क्या है? देखो, बेसिकली कोरिलेशन के साथ रखा गया है, यानी कि कोरिलेशन से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिग्रेशन की एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले से ही, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। कहते हैं एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडिंग वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कलर में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ दिख रहा है साफ साफ। with the given value of सर रीडेबल hmm? एक मिनट रुकना बेटा, ये क्या हो गया? वेरिएबल क्या कर रहा है विद द गिवन सर मार्कर चेंज कर द गिवन। अब ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को ज़रा समझते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक डेटा है एक्स, जिसको मैं बोल देता हूँ डिमांड, और एक वाई है जिसको मैं बोलता हूँ प्राइस। ठीक है, मान लो कि प्राइस अगर 4 रुपये था तो डिमांड थी 20 रुपीज़। फिर प्राइस 5 रुपये हुआ, डिमांड हुई आपकी 18 रुपीज़। प्राइस 6 रुपये हुआ तो डिमांड हुई 15 रुपये, है ना? ऐसे ही होता है ना कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती चली जाती है। और अचानक से प्राइस में गिरावट आ गया, 3 रुपये हो गया, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई, 25 हो गई। ठीक है, उसके बाद ये 8 रुपये हुई, बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, तो एकदम से डिमांड कम हो गई। बात समझ आई? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये हमें डेटा गिवन है ना, ये गिवन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई ये बताइए कि इफ प्राइस इज इक्वल टू 7 है तो डिमांड क्या होगी? तो डिमांड क्या होगी, है ना? अभी देखो, मेरे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है ना, एस्टिमेट करने के लिए। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि भाई 7 पे क्या होगी, राइट? पर इतना बता सकता हूं कि जो डिमांड होगी वो क्या होगी, मोर देन 10 होगी। क्योंकि भाई देखो, हमने देखा था ना, मोर देन 10। अगर 8 रुपये है तो 10 की डिमांड है, यानी कि अगर 7 रुपये होगी तो डिमांड थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी, नेचुरल बात है। तो ये मुझे पता है मोर देन 10 होगी। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझिए सभी को समझ। अब इसी तरह की जो इक्वेशंस बनाने को हम रिग्रेशन इक्वेशंस कहा जाता है, या रिग्रेशन एनालाइज कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ना दो तरह की इक्वेशंस होती है, एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। बताता हूं कैसी। देखो, मान लो कि ये मेरे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना?
अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ परफेक्ट कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है बताओगे? इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन आती है, बताया था ना कल, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके इसी लाइन पे होंगे। ये देखो भाई, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है या फिर ये लाइन ऐसी भी हो सकती है ना? तो दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड। इनका मीनिंग क्या है? मीनिंग। तो ये हमारे पास हो गई परफेक्ट स्ट्रेट। इसका मीनिंग क्या है भाई? कल बताया था ना, ये देखो, डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन था, ये नेगेटिव कोरिलेशन था, याद आया? यस सर। ठीक है। तो जब भी परफेक्ट कोरिलेशन होता है ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, तब तो हमें डायरेक्ट मान लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट? और मेरे पास x जो है वो है 2, 3, 4, 5, 6, और y की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो देखो, 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7, है ना? 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 3 पुट करूंगा तो 3 2 6 9, फिर ये 11 आ जाएगा, है ना? 11 के बाद ये 13 आ जाएगा, 13 के बाद ये 15 आ जाएगा। तो देखो, प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये कौन सा पॉजिटिव रिलेशन दिखा रही है। ठीक है। वहीं अगर मैं y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3 कर देता तो क्या होता? देखो, अब देखो, y मान लो x हमारे पास 2 है, 3, 4, 5, 6 है, तो y में क्या चेंज आएगा चेक करो। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 1 आ गया, फिर 3 पुट करूंगा तो 6 माइनस का 3 आ गया, 4 पुट करूंगा तो 8 माइनस का 5 आ गया, फिर माइनस का 7 आ जाएगा, फिर माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? घट रही है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव रिलेशन बनेगा, कोरिलेशन। गॉट इट? तो देखो, इसकी जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, ये हमारे पास किस चीज़ की है? जब परफेक्ट कोरिलेशन है। क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन। या तो पॉजिटिवली बढ़ रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है। तो इस पे एक बात हम लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इफ x on y, x and y are related by an equation, then r will चल जा भाई, एक मिनट, will always be perfect, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो वो हमेशा परफेक्ट होंगे। यानी कि परफेक्ट है मतलब क्या होगा? या तो स्ट्रेट लाइन ऐसी देगा या स्ट्रेट लाइन ऐसी देगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशन देगा या पॉजिटिव रिलेशन देगा। और जो पॉजिटिव रिलेशन या स्ट्रेट लाइन दे रही है, तो वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन होती है ना? लीनियर इक्वेशन हमारे पास कैसे होती है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इसमें जो b होता है, b वो हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। कि जो लाइन का टिल्ट है वो अपवर्ड होगा या नेगेटिव साइड होगा। देखो, ये भी दिखाता हूँ तुम्हें।
मैंने x के साथ b को नेगेटिव लिया तो डाउनवर्ड आ गया, है ना, नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा था। मैंने 2 को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा था। ये वाली बात समझ में आई सभी को? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर b इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव परफेक्ट होगा, पॉजिटिव परफेक्ट होगा, और b अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव परफेक्ट होगा। ये वाली बात समझ में आई सभी को बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखो। हाँ जी बेटा, फिर से समझा दूं। देखो, दोबारा ही पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। रिग्रेशन होता है एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडिंग वेरिएबल विद द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि एक के चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज आएगा ही आएगा, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि y इज इक्वल टू प्राइस है हमारे पास और x हमारे पास डिमांड है। तो y के बढ़ने या घटने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, प्राइस जब 4 था तो डिमांड हमारे पास 20 थी, प्राइस जब 5 हुआ तो डिमांड 18 हुई, 6 हुआ तो 15 हुई, 3 हुआ तो 25 हुई। अचानक से घटा तो डिमांड भी बढ़ गई, 8 हुआ तो 10 हो गई, है ना। अब हम जानना चाहते हैं इफ प्राइस इज 7 तो डिमांड क्या होगी। तो मुझे अभी तो नहीं पता कि डिमांड क्या होगी, वो तो मेरे को निकालनी पड़ेगी, वो बाद में देखेंगे। पर मैं इतना बता सकता हूं कि ये डिमांड मोर देन 10 होगी। ये वाली बात समझ में आई? मन समझ में आई बेटा? ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो तरह के बेसिकली वो होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव, है ना, जो एक लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है। इस पे लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है ना। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट पॉजिटिव और ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने इसका एग्जांपल भी दिखाया कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है। इसमें मैं जैसे जैसे x की वैल्यू रखता रहूँगा y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके हिसाब से इसमें भी चेंज बिल्कुल सेम, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। और अगर मैंने -2 कर दिया तो x बढ़ाने से y में कमी आ रही है, x बढ़ाने से y में कमी आ रही है। तो ये परफेक्ट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये परफेक्ट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? तो यहां पे यही चीज हम बता रहे थे, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन, कोई भी x और y अगर कोई इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है या रिलेटेड होते हैं, द r विल ऑलवेज, r यानी कि कोरिलेशन ऑलवेज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब या तो वो सीधा बढ़ता रहेगा या सीधा घटता रहेगा, यानी कि एक के बढ़ने से या तो बढ़ेगा, दूसरे के घटने से एक के बढ़ने से या तो बढ़ेगा जब पॉजिटिव होगा, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा जब नेगेटिव होगा। और इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है बी का। किसका होता है? बी का, क्योंकि ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या होती है भाई? स्लोप पता है ना, बोलते नहीं है स्लोप आ गई ऊपर चढ़ने के लिए ढलान आना, बेसिकली, है ना। तो या तो वो बढ़ती हुई होती है या वो घटती हुई होती है। बात समझ में आई? तो इसी वजह से जो हमारा बी होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और बी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव परफेक्ट, और अगर बी लेस देन 0 होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव परफेक्ट। बात समझ में आई मनन बेटा? अब देखो, एक बात लिखता हूँ समझना। इन केस ऑफ
perfect correlation in case of perfect correlation regression analysis is very easy, है ना. अभी हमने देखा ना, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करो आंसर आ जाएगा, है ना. वेरी इजी, डायरेक्ट पुट करना है और आंसर आ जाएगा. इजी because equation is already there, मतलब गिवन होती है हमें. इक्वेशन हमेशा गिवन होती है, ठीक. बट बात आती है, ये जो रिग्रेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे वो बेसिकली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नॉट परफेक्ट के लिए. क्या करें अगर चीजें नॉट परफेक्ट हो जाए. नॉट परफेक्ट इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे कि मान लो है ना, ये हमने बनाया और ये हमारे पास डेटा हो गया. ये देखो, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनेगी, है ना. यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं बनेगी, पर हम कोई ऐसी लाइन देख लेते हैं जो इसके बीच से निकले और इनका जो डिस्टेंस है उस लाइन से बहुत कम बने. देखो समझना कैसे कह रहा हूँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, है ना, और मैं देखूंगा इनका जो डिस्टेंस है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल जैसा भी मुझे चाहिए होगा, ये डिस्टेंस कितना कम है. मतलब ऐसी लाइन बना दो इन पॉइंट, सभी पॉइंट्स का सबसे कम डिस्टेंस मुझे ले, वही रिग्रेशन होता है. अभी मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा होगा बोर सा, बट इसके बाद प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे. बस लास्ट टॉपिक ये है, ठीक है. अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ क्योंकि ये जो ना छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, बेस बना रहेगा तो चीजें इजी रहेगी. नॉन परफेक्ट correlation points are not in a line में नहीं होते. So we do not have available linear equation. Then in that case we will make a linear line for the purpose of estimation. ठीक है, एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो इन पॉइंट्स के सबसे ज्यादा नजदीक होती है. बात समझ में आई बच्चों? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब ये जो लाइन है ये इस तरह से बनाते हैं ताकि ये जो पॉइंट्स हैं इन सबके सबसे ज्यादा नजदीक रहे, और इसी लाइन को हम बोलते हैं
इसी लाइन को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, called as regression line। क्या बोलते हैं इसको? regression line। बात समझ में आई बेटा? सभी को समझ में आया? यस देखो एक चीज देखते हैं, वहाँ मेरे पास अभी एक क्वेश्चन थी, क्या थी? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, है ना? यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा, मान लो x में रख लेता हूँ 2 इज इक्वल्स टू 5 रख लेता हूँ, है ना? और 3 आ गया, तो मेरे पास आ गया था 30, राइट? और अगर मैं इसी के प्लेस पे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, अब y के प्लेस पे मैं रख देता 19 और x की वैल्यू निकालता, तो ये हो जाता 16 इज इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हो जाती 8। यानी कि मैं चाहे x की वैल्यू रखूं इस इक्वेशन में या y की वैल्यू रखूं, दोनों जो है एक दूसरे के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने जब x रखा तो y की वैल्यू हो गई, y रखा तो x की वैल्यू हो गई, राइट? बट रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा? x के लिए अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x को डिपेंडेंट करते हुए, और y को डिपेंडेंट करते हुए अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं रिग्रेशन x ऑन y और y ऑन x। बात समझ में आई बच्चों? ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमेशा दो इक्वेशन बनती है, x ऑन y एंड y ऑन x। ये सारा तुम लिखते जा रहे हो बेटा? ये सारा लिखते जा रहे हो ना तुम लोग? यस सर ठीक है। अब देखो, जैसे कि एक को बोला जाता है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, है ना? इसमें क्या होता है? यूज्ड for estimation of x when y is given। ऐसे ही regression line of y on x, इसको बोलेंगे used for estimation of y when x is given। बात समझ में आई बच्चों? और ये जो हम निकालेंगे, इनसे हम जो निकालेंगे, इसको कहा जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या कहा जाता है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। गॉट इट? अब देखो इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगी? मान लो एस्टिमेशन ऑफ y ऑन x करेंगे। जब एस्टिमेशन ऑफ y ऑन x, तो हम निकालेंगे y इज माइनस y डैश पता है ना क्या होता है? मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू b y ऑन x इंटू x माइनस मीन ऑफ x। ठीक है? इसमें जो b y ऑन x है, y ऑन x, इसको लिखेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब इस b को कहा जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ऐसे ही अगर हम एस्टिमेशन ऑफ x ऑन y करेंगे, तो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसा? x माइनस मीन
इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई, वाई माइनस वाई मीन, ठीक है। और इसमें बी एक्स ऑन वाई जो होगा इसको बोलेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ये वाली बात सब सभी को समझ में आई बच्चों? अब देखो आप लोग जो है ये y मीन निकाल लोगे या x मीन निकाल लोगे, और x और y तो एज इट इज रहेंगे क्योंकि इक्वेशन बनानी है हमें। हमें जो फाइंड करना है वो है b y ऑन x या फिर b x ऑन y, यही हमें फाइंड करना सीखना है बस, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा, देखना यहां तक सभी ने लिख लिया? लिख लो तो मेरे को बता देना। हाँ हाँ लिख लो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से इंपॉर्टेंस यहीं से है। ओए बातें नहीं। लिख लो तो मुझे बता दो ना बच्चों। सर लिख लिया। ये जो फर्स्ट मेथड है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर। कौन सा फर्स्ट मेथड बेटा? ये एक्स बार वाई माइनस वाई इक्वल टू बी बाई एक्स। ये वाला? ये हाँ इसमें कुछ नहीं है बच्चे, y माइनस वाई का मीन है ना, b y ऑन, ये दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस अगर y ऑन x होगा तो ये होगा और x ऑन y होगा तो ये होगा, बस और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर सेकंड समझ में आ रहा है, फर्स्ट में बिल्कुल वही है, ठीक है। अब देखो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है, कोवेरिएंस ऑफ x and y whole upon variance of independent वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखो x ऑन y में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट, बता सकते हो? x ऑन y, ये y ऑन x में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, बता सकते हो क्या? b y ऑन x में x डिपेंडेंट है ना, क्योंकि x के चेंज होने से नहीं, y ऑन x का मतलब हुआ y जो x है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब x के चेंज होने की वजह से y में चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं y ऑन x। x के चेंज होने की वजह से y में चेंज होगा, तो x जो है इंडिपेंडेंट है।
तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि x पे डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, यानी कि x जो है इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही b x ऑन y निकालेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट है, y पे, यानी कि y इंडिपेंडेंट है, y को बिना छेड़े हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सेम हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ x y अपॉन वेरिएंस ऑफ y। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? अब देखो कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एक्स वाई ओवर n माइनस एक्स बार वाई बार, ठीक है। और अगर आप वेरिएंस निकाल रहे हो, वेरिएंस ऑफ x निकाल रहे हो, तो फॉर्मूला होगा बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर वेरिएंस ऑफ y निकालोगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ y स्क्वायर अपॉन n माइनस y मीन का होल स्क्वायर। ये वाली बात यहां तक समझ में आई? ये फॉर्मूले समझ में आए क्या? मतलब स्टार्ट तो ऊपर से ही है, खैर स्टार्ट तो यहां से है ना, पर ये फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए पहले ये बताओ। सीधे से फॉर्मूले लर्निंग करने भाई, कोवेरियंस निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स मीन वाई मीन, वेरिएंस निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं। सभी को समझ में आया? चारू, चिराग, Yes, sir. मनन? नो सर या यस सर? अच्छा यस, ठीक है। चल तो जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर डाउन हो जाएगी ना। एक है x, एक है y। x हमारे पास है बेटा 2 4 5 5 8 10, और y हमारे पास है 6 7 9 10 12 और 12, ठीक। इसमें कह रहा है कि हमें बताना है एस्टिमेट y when x इज इक्वल्स टू 13 है, और एक और चीज पूछा है एस्टिमेट x when y इज इक्वल्स टू 15 है। तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, राइट? अच्छा, जब मैं y x की वैल्यू डाल रहा हूं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, x पे या y पे? नहीं, x पे, क्योंकि x चेंज कर रहा हूं ना, x के चेंज होने की वजह से y में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे बनेगी y ऑन x। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे y ऑन x, यानी कि इसमें जो कोफिशिएंट निकालेंगे रिग्रेशन, वो निकलेगा y ऑन x, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे x ऑन y, यानी कि इसके लिए निकालेंगे b x ऑन y। बात समझ में आई? एक मैं निकालूंगा, दूसरा तुम निकालोगे, ठीक है? y ऑन x मैं निकाल रहा हूं, x ऑन y तुम निकालना, ठीक है बच्चों? अब देखो सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या। x और y निकालने के लिए मतलब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है दोनों, है ना? मुझे चाहिए x का स्क्वायर, मुझे चाहिए मीन, और मुझे चाहिए एक्स वाई। ये तीन चीज तो चाहिए सिर्फ। तो निकाल लेते सबसे पहले निकाल लेते एक्स वाई। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। देखो सबसे पहले निकाल लेते एक्स वाई। एक्स वाई कितना आ जाएगा बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके। 12 7 4 28, 7 चौक 28, 4 9 45, सॉरी 5 9 45, 50 12 12 8 96 96, है ना? ये हो गया 120।
इन सब का सम भी कर लो भाई, इन सब का सम कितना देगा 8 20 30 34 34 सिग्मा एक्स। फिर सिग्मा वाई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 12 24 24 34 34 और 6 34 और 6 40 40 और 9 56। ठीक है, इन सब का सम करो कितना आएगा 331। ओके, तो यहाँ पे जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 331। अच्छा, मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम दोनों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा बाद में, क्योंकि वाई स्क्वायर भी तो चाहिए, एक साथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4 16 25 25 64 और 100। इसका सम कितना है सिग्मा सर एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा 331 मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 12 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 96 प्लस 1। अरे यार ये क्या कहते हैं 12 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 96 प्लस 120। हाँ यार 51 है, 51 है। और ये 234 है। कौन सा? अच्छा ये सर 234 और इसका जो 6 से 36 7 से 49 9 से 81 100 12 से 144 144। इनका सम निकालो 554. 554 554 यही है ना, है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले बेटा, सबसे पहले चाहिए मेरे को मीन, x का मीन। x का मीन कैसे निकालते हैं सिग्मा ऑफ x अपॉन n। n कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय 6, राइट 34 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 5.67. 5.67। 5 का मीन तो हमें अभी नहीं चाहिए, है ना, और हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले कोवेरिएंस ऑफ x, y निकाल लेते हैं। कितना आएगा बेटा सिग्मा एक्स वाई यानी कि 351 डिवाइडेड बाय n यानी कि 8 है, कितना है 6 है 6, है ना, माइनस x मीन y मीन, x मीन अच्छा y मीन निकालना पड़ेगा। y मीन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा बताओ जरा 56 डिवाइडेड बाय 6 9.33 है ना। तो यह आ जाएगा 5.67 इंटू 9.33 कितना आ गया, सॉल्व करो इसको बताओ कितना आ रहा है 351 डिवाइडेड बाय 6, उसमें से यह आ जाएगा 58.5 और 5.67 मल्टीप्लाई बाय 9.33, ये आ रहा है माइनस 52.90। ठीक, माइनस कर देते हैं, माइनस 58.5, आंसर आ गया 5.5989, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स, तो उसके लिए क्या करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 234 अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर यानी कि 5.67 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको डिवाइड करने में कितना देगा 234 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ गया 39 माइनस 5.67 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू यह आ जाएगा 32.1489 माइनस बाय 39 कर दो, आगे आपके पास ये आ गया 6.8511। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी बेटा, देखो ये थी y माइनस वाई मीन, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास थी y माइनस वाई मीन की वैल्यू कितनी है
9.33 इज इक्वल्स टू एक्स ऑन वाई। अच्छा, इनको भी तो डिवाइड करना है ना भाई, ये भी तो करना है हमें, ये तुमने किया ही नहीं। कर दो इसको भी, कोई नहीं। तो हमें निकालना है क्या, बी वाई ऑन एक्स। तो कोवेरियंस हमारे पास कितना है बेटा, 5.5989 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, कोवेरियंस वेरियंस ऑफ 6.8571 11 है, ये 11 डिवाइड करना जरा इन दोनों को। 5.5989 डिवाइडेड बाय 6.8511 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 0.817 7 ही कर देते हैं इसको, या 2 इसको कर देते हैं, इसको इरेज कर दो, ठीक है ना। एट टू। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस मीन। y मीन कितना बेटा, ये हमारे पास है 9.33 इंटू स्लोप हमारा 0.82 इंटू एक्स माइनस मीन कितना है 5.67। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा हो जाएगा बेटा y माइनस 9.33 इज इक्वल्स टू, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0.82x माइनस 0.82 इंटू 5.67, आंसर आ गया 4.6494। अब y इज इक्वल्स टू 0.82x माइनस 4.6494 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 9.33 प्लस 9.33 कितना आ जाएगा ये, y इज इक्वल्स टू 0.82x माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा ना, मैंने गलती से प्लस कर दिया, माइनस कितना आएगा, प्लस का आंसर आएगा 9.33 माइनस 4.6494, आंसर आ गया बेटा 4.6806। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, इसमें x की वैल्यू पुट करो, यानी कि कितना पुट करना है 13, तो y इज इक्वल टू 0.82 इंटू 13 प्लस 4.6806। 13 इंटू 0.82 प्लस 4.6806, आंसर आ गया बेटा आपका y इज इक्वल टू 15.3406। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। सर मुझे ओके, कहाँ से समझ में नहीं आया मेरे बच्चे, बता। पूरा ही तो बीच में टोक देता सर, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ। यहां तक फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, आपको ये दो चीजें गिवन होगी, सिर्फ ये दो चीजें गिवन होगी बस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखो एक इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, ये देखते हैं हम। हमें चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वेशन बनाने के लिए y ऑन x है ना, ये चाहिए मुझे, है ना, मतलब इसमें जो डेटा है वो चाहिए। एक मेरे को चाहिए y मीन, x मीन और b y ऑन x, ये तीन चीजें चाहिए बस, राइट। तो सबसे पहले b y ऑन x बेसिकली कहलाता क्या है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है भाई, y ऑन x निकालने के लिए हमें करना है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स, राइट। अब ये कोवेरियंस कैसे निकलता है बेटा, कोवेरियंस निकलता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास कोवेरियंस निकालने का, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स मीन वाई मीन और
वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि एक्स मीन का स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टीज यूज करके हमने सारी चीजें निकाली। हमें चाहिए क्या क्या, देखो एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हमने निकाली यहाँ पे। देखो सबसे पहले एक्स मीन निकाल लिया मैंने, गिरा, वाई मीन चाहिए तो वाई मीन भी मैंने निकाल लिया इधर, राइट। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, गिरा, ठीक। ये हमने सॉल्व करके आंसर ये निकाल लिया, राइट। याद समझ में आया? उसके बाद चाहिए क्या हमें, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये रहा। देखो सिग्मा एक्स का स्क्वायर ये रहा, ये मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय एन 6 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मीन का स्क्वायर। मीन तो ऊपर ही निकाला था, ये रहा मीन 5.67, तो मैंने मीन का स्क्वायर कर दिया, ये रहा, है ना। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकाला था, बी वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स के लिए क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे डिपेंडेंट है पूरा वेरिएबल, तो वही मैंने लिख दिया। कोवेरिएंस ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ गया। Very incomplete question. A cyclist goes 30 km to north and then turning to west. 40 हाँ बीच में मिसिंग है, छोड़ दो। What will be the population after 3 years? Rate बता रखा है कितनी है present में 3 year past होता है 20. After 3 years, when the population increase at the rate of इतने in first year, 4% in second year, 5% in third year, वो नहीं बता रहा है ना। हाँ ठीक, ये वाली बात समझ में आई बेटा, माना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को पुट कर देना। इक्वेशन क्या थी, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन पहले। देखो इक्वेशन थी y माइनस वाई मीन इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दिए बस, और कुछ नहीं किया। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आया सभी को? चिराग, माधव, यस सर। ओके। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये आपको निकालना है। ये मैंने निकाल दिया, है ना। ये आप लोगों को निकालना है, जल्दी से निकालो, आंसर निकालो जल्दी से। आई एम वेटिंग। सर ये वाले का आंसर तो 11.680 है। देखना पड़ेगा बेटा, आपकी बुक का ही है, आप वो निकालना 15 पॉइंट नहीं 18 चैप्टर है ना, 18.15 एग्जाम्पल 18.15 चेक करो, उसमें है आंसर।